तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोग लगातार मेरी वीडियो के नीचे पूछते रहते हैं और उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं आज के दिन यानी संडे के दिन ये स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। फिल्म लाइन में कैसे मिलेगा काम, कार्ड असली नकली, ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, इन सभी जानकारी को लेकर की शूटिंग कैसे होती है, क्या सामान लगता है, कौन कौन से काम मिलेंगे, कितने पैसे, इन मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में चलते रहते हैं, उन्हीं का जवाब मैं इस वीडियो में देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए होंगे, पहली बार मुझे देख रहे होंगे, तो नमस्कार, मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से इन सारी जानकारी को लेके आता हूं, आप लोगों के सवाल के जवाब ढूंढ के लाता हूं और यहाँ पर देता हूं। ये लोकेशन आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं मुंबई में हूँ, तो भैया मुंबई में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको बता दूँ कि एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए मैं चेन्नई आया हूँ और ये चेन्नई का बहुत ही खूबसूरत बीच है। जो चेन्नई में रहते हैं वो या चेन्नई इस बीच पे आए होंगे तो ये लोकेशन देख के पहचान गए होंगे। एक टावर है जहाँ से लोग ऊपर का ये जो नज़ारा देखते हैं पूरा। इस साइड जो है वो पुलिस का एक हेड क्वार्टर है और वहाँ पे भी बहुत सारी जो है यहाँ की चेन्नई की जो फिल्में होती हैं उनकी शूटिंग हुई है। खैर, आप लोगों के सवाल की तरफ चलते हैं। ये सुमित कुमार ये लिखते हैं कि स्पॉट बॉय की कितनी सैलरी होती है। अच्छा सवाल है क्योंकि आप लोगों के मन में स्पॉट बॉय की सैलरी, लाइटमैन की सैलरी, कैमरा अटेंडेंट की सैलरी, इसके बारे में बहुत जानना आप लोग चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जिसमें अच्छा पैसा मिलेगा हम वही काम करेंगे। तो देखिए, ऐसा होता है कि पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ क्योंकि जब भी शूटिंग होती है तो एड, सीरियल और फिल्म, ये तीनों के टाइमिंग बिल्कुल अलग होते हैं। सीरियल का ऐसा होता है ना कि वो कभी भी शुरू कर देते हैं 7 की शिफ्ट, 9 की शिफ्ट और उनका जो पैकअप का टाइमिंग नहीं रहता। तो उसमें एक ऐसा होता है, सीरियल काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है, महीने 2 महीने सालों तक चलते रहता है। इसके लिए वहाँ पे लोग सैलरी यानी मंथली लेना पसंद करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 30,000 रुपये से ज़्यादा भी होते हैं, मतलब एक आदमी को मिलते हैं और हर एक अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग सैलरी मिलती है। लेकिन उसके बाद आते हैं फिल्म में। फिल्म में जो होता है वो 12 घंटे शूट होती है और वो क्या होता है कि 10, 20, 30, 45 दिन तक इस तरह से चलती है। तो होता ये कि 45 दिन तक चलती है तो उनका जो है पर डे होता है, तो पर डे में वो अपने हिसाब से जो है वो सैलरी लेते हैं। तो पर डे में कैसा होता है कि जैसे कि अगर कोई टीम में 3 से 4 लोग रहते हैं तो वो एक पैकेज फिक्स कर लेते हैं, 5 से 6,000, 7,000, 8,000। फिर वो तीनों लोगों को डिवाइड करते हैं, जितने भी लोग उसमें होते हैं तो वो डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि एडवर्टाइज की। तो ऐड में क्या होता है कि ये जो होता है ना कि पूरे मंथ में 3 या 4 दिन ही होता है, मतलब 3 से 4 ही दिन होता है, तो उसका अच्छा खासा बजट होता है और वो उसमें टाइमिंग होती है 8 घंटे की, 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो उसमें जो भी है ना थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा होती है। तो अब आपको स्पॉट बॉय की बता देता हूँ कि देखिए वो क्या करते हैं, 1,000 रुपये ये जो होता है कि 12 घंटे के वो लेते हैं। अब अगर 1 घंटे ज़्यादा हो गए, 13 घंटे हो गए तो उनकी एक्स्ट्रा शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो मैं पगार आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा कम ही बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं कहीं पे ऐड में यानी 8 घंटे में ये 1,200 रुपये लेते हैं और 12 घंटे पे वहाँ पे वो 1,500 से भी रुपये ले लेते हैं। ये अगर इंचार्ज होते हैं, जैसे कि ये तो मैं काम जो स्पॉट बॉय होते हैं वो किसी इंचार्ज के अंडर में काम करते हैं, तो इंचार्ज जो होता है ना वो क्या करता है, 3-4 स्पॉट बॉय को लगा लेता है तो उसकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। वो कट वगैरह भी लेके उसे जो है पूरे दिन का 3 से 4,000 रुपये बच जाता है, ठीक है। और इसी तरह सभी की सैलरी होती है यार। सेकंड जो कैमरे पे जाता है उसकी थर्ड पे 2,000 रुपये होती है और उसके बाद जो सेकंड पे होता है उसको जो है 2,500, उसके फर्स्ट पे 3,000। ये थोड़ा सा मतलब 200-300 रुपये ऊपर नीचे होता है, इससे कुछ नहीं, ठीक है। आइए हमारे SK फुल एंटरटेनमेंट है, ये पूछ रहे हैं सर जी यूपी में काम कहाँ से मिलेगा। अरे भाई आपको बता देता हूँ कि इस समय यूपी में सब्सिडी चल रही है, यानी आप जितनी भी फिल्में बनाएंगे उसका जो है 40% आपको जो है वापस दे दिया जाएगा। यानी जैसे कि मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हैं तो 40 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार आपको रिटर्न दे देगी। ये अभी स्कीम चल रही है और इसीलिए आपको बता देता हूँ कि करीबन 25 से ज़्यादा फिल्में अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बनारस, अलग अलग जो जगहों पे उसकी फ़िल्म की शूटिंग चल रही है। तो आप खुद ही सोचिए कि वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर,
वहाँ के जो प्रोडक्शन जो है, लोकल प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ के जो होटल है, वहाँ की जो गाड़ियाँ, वो तो सब अभी इस समय काम कर ही रहे हैं ना। अभी ऐसे क्या है कि अगर लखनऊ में शूटिंग हो रही है, बनारस में हो रही है, इन जगहों पे हो रही है, तो कास्टिंग वाले या उनके जितने भी जो प्रोडक्शन के लोग हैं उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो होता क्या है कि जो फिल्म के क्रू मेंबर होते हैं, जो मुंबई से जब वहाँ उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो अगर यहाँ से आर्टिस्ट वहाँ लेके जाएंगे, मतलब जो कैरेक्टर आर्टिस्ट या दूसरे जो आर्टिस्ट होंगे, तो उन ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वहीं के कोऑर्डिनेटर से संपर्क करते हैं और फिर वहीं के लोगों को काम मिलता है। इसमें ये लाइन मेंशन की गई है कि जहाँ पे भी सब्सिडी मिल रही है, कभी राजस्थान में मिलती है, कभी मतलब कि गुजरात में मिलती है, कभी यहाँ साउथ में मिलती है, तो जितने भी जगह पे सब्सिडी मिलती है तो वहाँ पे ये होता ही है कि वहाँ के लोकल लोगों को काम जो है आर्टिस्ट का हो या चाहे कोई दूसरा भी जो भी डिपार्टमेंट हो उसमें दिया जाता है। तो यार आप लोग पता तो लगाइए, आप लोग सिर्फ जो है कि मुंबई की तरफ दौड़ के आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी तो शूटिंग चल रही है, तो एक बार पता लगाइए, ज़रूर आपको वहाँ पे काम मिलेगा। लेकिन आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे निकालने पड़ेंगे। हाँ, मैं कुछ दिनों के बाद कोशिश ज़रूर करूँगा, ये सब जो वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ के डिटेल्स है, वो लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि कॉन्टैक्ट दूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ पर वही बात आ जाती है ना, फिर कि वो फिर आप लोगों को ठगी का शिकार हो, मतलब आपसे पैसे वैसे लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं कास्टिंग वालों का जल्दी देता नहीं हूँ नंबर। आप खुद उस जगह पे जाइए ना, तो वो आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने अभी किन फिल्मों का आप लगातार देख ही तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी, अभी तो बनारस के कितने घाट की जो है शूटिंग जो है अभी वहाँ पे चल रही है। हर पिक्चर में, हर गाने में देखो सब वहीं बनारस का घाट आ रहा है, कभी कोई लखनऊ की जो लैंग्वेज आ रही है। चलो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ये निखिल कुमार पूछ रहे हैं आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप लोगों को लगता है ना कि मैं यूट्यूब से बहुत पैसे कमाता हूँ। कई लोगों को लगता है कि ये रामा जी जो है ना, काम तो किसी को दिलाते नहीं हैं, लेकिन मैं काम की जानकारी देता हूँ। बहुत सारे लोगों को काम मिला है। इतना मेरा को विश्वास है कि अगर मेरे बातों को सुनते हैं, भले आपको काम ना मिले, लेकिन आप लोगों का मेहनत का पैसा मैं बचा देता हूँ, सही से जानकारी दे देता हूँ। इसको पैसे मत देना, नहीं तो आपका क्या होता है, टाइम भी बर्बाद हो जाता है, पैसे भी चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कितने यूट्यूब से अर्न करता हूँ। ठीक है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा ना, तो चलिए आज सच्चाई दिखाई देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फरवरी में मैंने ये 6-7 महीने का डाटा जो आपको दिखा रहा हूँ, इसके पहले भी ऐसे ही होता था भाई, ये कुछ ज़्यादा मैंने नहीं कमाया। ये फरवरी का डाटा है जो आप देख रहे हैं, $107, $107 मैंने कमाए। मार्च में 102, अप्रैल में 120, और ये मई जो देख रहे हैं आप, ये $71, 100 भी पूरे नहीं हुए। और ये जून जो है इसका देख लीजिए भैया, 77 है, और जुलाई का 68 अभी रनिंग में चल रहा है। तो ये अभी सोचिए $100 तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं। तो $100 का मतलब अगर वही इंडियन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे कितने, 7-7.5 के करीब। अगर भाव बढ़ गया होगा तो एक 8,000 एक लगभग समझिए। तो आप खुद सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं 7 से 8,000 रुपये आप लोगों से कमा लेता हूँ। वो भी कई महीने तो मिलते भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये जून और जुलाई का, ये मई और जून जुलाई का देख लीजिए कि अगर मैं इनको जोड़ूँ, $100 अगर बनते हैं तब जाके वो कुछ 7,500 रुपये मेरे अकाउंट में आते हैं। और यार सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि मैं इस यूट्यूब पर पैसे कमाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। अगर मेरे को इतने पैसे, तो मैं अगर एक दिन शूटिंग करूँ तो मुझे मिल जाएंगे। तो बताइए, एक दिन की कमाई, ये यहाँ मैं पूरे महीने आपके साथ मेहनत करता हूँ तो मुझे ये इतना आता है। और मैं अगर 1-2 दिन शूटिंग पे चले जाऊँ तो इससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे आता हूँ, फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। तो ये सच्चाई आपको मैंने दिखा दिया। अब आप जो भी बोलना चाहें कमेंट पे बोलिएगा। अब देखिए, मैं स्पॉन्सरशिप भी नहीं करता और ना ही किसी की दलाली करता हूँ कि इसको देख लो, इसमें चले जाओ, ये ऐप खेल लो, ये सब तो मैं आपको नहीं करवाता हूँ ना। और ना ही मेरी कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई दुकान है कि हमसे एक्टिंग सीख लो, है ना। यार सच बात बता दिया आपको। अब आपको कितना दिल चीर के दिखा दूँ कि मैं कितना सच आदमी हूँ, इतनी बात समझ जाओ यार आप। चलिए, हेमंत भाई पूछ रहे मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं मुंबई नहीं आ पाऊँ। मतलब मेरे पास मुंबई आने का खर्चा जो है होता है, उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मेरा बचपन से शौक़ है। ये डायलॉग है ना, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं। हालांकि देखिए, कई बार मामले में ये बात सही भी होगी कि भैया आपके पास पैसे नहीं है, और ये बात तो सबकी आती है कि भैया मेरा बचपन से शौक़ है मेरा ये एक्टिंग करने का। तो आप बचपन से ही अगर एक्टिंग करने का शौक़ है तो भैया बचपन से आपने कोई किसी चीज़ में काम क्यों नहीं किया, यानी सीरियल में काम नहीं किया, नाटक में काम नहीं किया। ये मतलब अब जागे हो, अब वीडियो देखकर तब आप बोल रहे हो कि हमारा,
तो ये थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिए। बचपन से शौक है, बचपन से शौक होता है जिसको ना वो बचपन से ही शुरू कर देता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कब कैमरे से मतलब कि इतना लगाव हो गया, जब मैं जानने समझने लगा कि हाँ भाई कि ये कैमरे होते हैं, ये चलते हैं, ये जो है इसकी फ़ोटो खींची जाती है। तो सबसे पहले वो फ़ोटो वाला ही मिला था जिसमें हम निगेटिव डालते हैं, रील डाल के और फ़ोटो खींचते। तो उससे मतलब उसके लेंस कहाँ लगे होते, वो कैसे फ़ोटो खींच लेता था, ये सब जिज्ञासा थी मेरी और मैं जानने की बड़ी कोशिश करता था। तो मैंने वहाँ से जो है ना वो शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद जो है उसके बाद जो है आगे का स्टेप बढ़ते रहा। और फिर वो रील कैमरे से जो है कि उस फ़ोटो के वाले कैमरे से फिर मैंने आगे और भी कैमरे जो है फिर उसके बाद में उस पर कैसे काम मिलेगा, ये सारी चीज़ें हालांकि कोई बताया नहीं, लेकिन सीखने की बड़ी इच्छा थी। और फिर मैंने जो है उसके लिए बड़ा संघर्ष किया यार, वो कहानी किसी दिन और बताऊंगा। तो मैंने वो शुरुआत किया। तो ये आप लोगों भी शुरुआत कीजिए यार। आप लोग बस खाली कह देते हो कमेंट में कि हमारा बचपन से शौक था, तो ये अब पैसे की बात आप बोल रहे हो कि अभी मुंबई में जो है हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। तो पहले बात जो है कि आप ये तो सोचिए कि हम अगर वहाँ पहुँचेंगे, मैंने इस पर तमाम बहुत सारी वीडियो बनाई है कि अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए, तो पहले वो प्लानिंग तो करिए कि हम वहाँ पे जाएंगे तो सस्ते में रहेंगे कहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या यही होती ना कि किसी भी राज्य में जाने के बाद हमें रहने की बड़ी समस्या होती है, और अब होटल वगैरह तो ले नहीं सकते। तो इसके लिए उन चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार जाके देखिए तो सही। आप उसको देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि भैया हाँ ये कम खर्चे में यहाँ रह सकते हैं हम, कम जो है खर्चे में हम यहाँ पे खा सकते हैं, और हम यहाँ पे ऑडिशन दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना दोस्तों कि क्या होता है कि जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि घर से पैसे वगैरह लेके आते हैं और वो खर्च कर देते हैं। तो भैया अगर आप वहाँ पहुँच चुके हो मुंबई में, तो वहाँ पे ये भी देखिए ना कि जब तक हमें काम नहीं मिल रहा है तब तक तो हम कम से कम वहाँ पे अपने पॉकेट खर्च के लिए दूसरे काम तो करें। कई लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ एक्टर बनने के लिए वहाँ घुस जाते हैं, वहीं पे भैया ट्राई करते रहते हैं, घर से पैसा मंगाते हैं, होता कुछ नहीं और फिर लॉस हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, कई बड़े होशियार होते हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं, दूसरे काम धंधे ढूंढते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है अपने ऑडिशन भी देते हैं। ऐसे कई तमाम अभी तो बहुत सारे भाई हमारे आ चुके हैं यूट्यूब पे ही कि वो अपना काम भी कर रहे हैं, कई ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जोमेटो में कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, कई ऐसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ऑडिशन भी दे रहे हैं। तो सोचिए ना, आपको भी इस तरह से कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, तो आपका भी जो है वहाँ पे सर्वाइव जो है वो अच्छे से हो पाएगा। कोलकाता से मनीष है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि सर मुझे डीओपी असिस्टेंट का काम करना है। तो मनीष जी, आपने यहाँ पर जो है ये नहीं बताया कि असिस्टेंट में कौन सा काम करना है, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दूं कि डीओपी के 2 असिस्टेंट होते हैं, एक फोकस पुल करता है और एक जो है जो लाइटिंग यानी ग्राफर का काम करता है। तो आप इन दोनों में से क्या करना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं तो आप बोलेंगे यार असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर एक डीओपी के साथ में कोई असिस्टेंट है तो उसे कुछ तो आना चाहिए। हाँ, वो बात है कि आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि मुझे फ्रेमिंग वगैरह जो है, कैमरे को जो है चलाने का मौका मिलेगा, उससे फ्रेम बनाने का, शूट करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा पहले नहीं होता है। जो डीओपी होते हैं वो 3 असिस्टेंट खासकर लेके चलते हैं। जैसे मैंने बताया, पहला तो ग्राफर, फिर उसके बाद फोकस पुल करने वाला, और एक बाद में एक और असिस्टेंट होता है जो इन दोनों के नीचे होता है। वो भी सीखते रहता है, वो नोट करते रहता है कि ग्राफर ने लाइट कहाँ लगाया और अभी कैमरामैन ने कौन कौन से लेंस लगाए। ये असिस्टेंट का ही काम होता है। अब इसमें से आपको वही थर्ड वाले से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता होना पड़ेगा कि भैया ये कैमरा कौन सा है, इसके लेंस कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइटिंग किस प्रकार से होती है, लाइटें कौन कौन सी लगाई जाती हैं। और फोकस पुल का तो आप समझ ही सकते हैं, तो वो तो एक सेपरेट हो जाता है, लेकिन वो असिस्टेंट पे ही आता है। ऐसे चेंज होते रहते हैं जब भी कोई शूट अगर चलते रहता है। तो इसमें से आपको तय करना है कि आपको कौन सा इसमें जो है उस असिस्टेंट के तौर पे काम करना। तो मैंने आपको बताया कि थर्ड जो है कि वो उससे जो है शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, और आप जब वहाँ पे करते हैं तो फिर आप आगे आगे जो बढ़ जाते हैं। ग्राफर को भी एक टाइम पे क्या होता है कि मौका मिल जाता है, यानी जब ये असिस्टेंट जब उनसे जुड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही समय पर कोई डीओपी 2 जगह यानी 2 फिल्में करें। तो होता यह है कि ये डीओपी जो होते हैं, कैमरामैन, ये खुद कहते हैं कि भैया असिस्टेंट को ही कहते हैं कि आप एक काम करिए, मैं इसको कर लेता हूँ, आप मेरे उस प्रोजेक्ट को कर लीजिए। क्योंकि इतना भरोसा हो ही जाता है और समझ में आ जाता है कि लाइटिंग सारी चीज़ें पता ही है, फ्रेमिंग भी इसको पता ही है। तो ये सारी फिर वो एक इंडिपेंडेंट उनको दे देते हैं, भाई आप इसको कर लो। इसी तरह से चलता है।
तो आपको वो थर्ड से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप ये बोल रहे हैं कि थर्ड से शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन हमें मौका कैसे मिलेगा, हम जाएंगे कैसे? ये सवाल आप बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि यार कैमरामैन का असिस्टेंट कैसे बने। देखिए मेरे पास जो है ना बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग मतलब जुड़े रहते हैं मुझसे। इतना हाई फंडा नहीं होते हैं लोग। अगर हाई फंडा होते तो वो जाएंगे, क्लासेस करेंगे, है ना, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे कोर्स वोर्स करेंगे, फिर वहाँ से जो है ये नंबर वगैरह निकालेंगे, फिर कॉल वॉल करेंगे और चलेंगे। मेरे जो दर्शक हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, तो वो सोचते हैं कि कम खर्चे में ये काम हो जाए। तो आपको बता दूं कि आप लोग क्या करिए कि कैमरा रेंटल हाउस में काम करिए। कैमरा रेंटल हाउस में अगर आप काम करते हैं तो होता ये है कि आप कैमरे के साथ जो है आप जाएंगे अलग अलग डीओपी के पास, क्योंकि वहाँ पे आप कैमरा उनको देंगे। जैसे मैं करता हूँ, मैं कैमरा रेंटल हाउस में काम करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरा लेके वहाँ जाता हूँ और अलग अलग डीओपी के साथ में काम करता हूँ। तो आप वहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि कैमरा लगा के दे दिया, लेंस वगैरह लगा के दे दिया, ठीक करके दे दिया, अब डीओपी जो है उसको ब्लॉक व्लॉक अपने करता है, शूट करता है। लेकिन अगर आप में इच्छा असिस्टेंट बनने की है तो डीओपी को हेल्प करिए। हालांकि मैं कई फिल्मों में असिस्टेंट का काम किया हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मुझे मेरे काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं उसमें नहीं कूदता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना, उनके साथ उनकी जो हेल्प करनी है। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे कैमरा रेंटल हाउस में आपके दो फ़ायदे होंगे। अलग अलग डीओपी से आपको मिलने का मौका मिलेगा और आप उनके साथ अच्छा जो है ये जो है उनसे जो कोऑर्डिनेट करते रहे, उनको अच्छा काम करके देंगे, तो वो आपको अपनी नज़र में रखेंगे और आपको कहेंगे कि चलो मेरी अगली फिल्म में आ जाओ। भले कैमरा किसी और का हो, लेकिन आपको बुला लेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आप सर्वाइव करेंगे ना, जो वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसका आपका खर्चा भी निकल जाएगा, आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको राय दूंगा कि आप कैमरा रेंटल हाउस में करिए, वहाँ पे आप काम करिए, पैसे भी कमाइए और आपका जो सपना वो भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद इतने सालों से जो काम कर रहा हूँ टेक्नीशियन का, तो मुझे बहुत सारे कैमरामैन कहते हैं भाई मेरा कर दे, आ जाओ। और आज में मेरे में इतना हुनर है कि मैं आज इंडिपेंडेंट कई एल्बम, कई जो है डॉक्यूमेंट्री और कई चीज़ों की मैं शूट करके अपने दोस्तों को और जो हमारे जो मुझे जो इस तरह का काम देते हैं मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइटिंग किस प्रकार से होगी, कैमरा कौन सी यूज़ हो रहा है। तो ये मैं कैमरा टेक्नीशियन या कैमरा अटेंडेंट का काम करके इतना सीख चुका हूँ। तो इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मैं डीओपी नहीं बनना चाहता हूँ, ये मेरे में है ही नहीं। मैं चाहता हूँ यार आप कौन अब इस जो है अगर करना होता तो मतलब मेरे में इच्छा नहीं है, इसके लिए मैं आगे वो काम नहीं करूँ, लेकिन आप में इच्छा तो आप आगे बढ़ सकते। मुझे उम्मीद है कि आज की संडे स्पेशल वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यार लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।